स्वागत है आपका इस नए विश्लेषण में। आज हम हाल ही के भारतीय इतिहास की एक बहुत ही अनोखी, बड़ी तेजी से फैलने वाली और एकदम व्यंग्यात्मक राजनीतिक घटना पर बात करने वाले हैं, द कॉकरोच जनता पार्टी। ये एक ऐसी घटना है जिसने राजनीति के पारंपरिक तरीकों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है और एक नए तरह के डिजिटल आंदोलन को जन्म दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। अब जरा सोचिए, 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक बेहद गंभीर माहौल है और तभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की तरफ से एक ऐसी टिप्पणी आती है जिसने अनजाने में ही एक बहुत बड़े वायरल डिजिटल मूवमेंट को जन्म दे दिया। उन्होंने कहा कि कुछ युवा कॉकरोचेस की तरह हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता, वे मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और सिस्टम पर हमला करना शुरू कर देते हैं। मतलब देश की सबसे बड़ी अदालत से निकली ये बात जैसे ही इंटरनेट पर पहुंची, बवाल मच गया। हालांकि उनका इशारा फर्जी डिग्री वालों की तरफ था, लेकिन इंटरनेट की जनता ने इस बयान को पकड़ लिया और बस यहीं से एक जबरदस्त चिंगारी भड़क उठी। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, वायरल कॉकरोच घटना। दूसरा, इस झुंड की उत्पत्ति। तीसरा, असली जनता पार्टी। चौथा, भारत का गठबंधन युग। पांचवां, जेन जेड मैनिफेस्टो। और छठा, विडंबना बनाम सच्ची बगावत। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, वायरल कॉकरोच घटना। 40,000, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मजाक के तौर पर शुरू हुई एक बात जब जमीनी हकीकत बन जाए तो उसका असर कैसा होता है, ये आप इस नंबर से समझ सकते हैं। अपने लॉन्च के महज 48 घंटों के भीतर इस आंदोलन ने 40,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर्स जोड़ लिए। डिस्कॉर्ड, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ये आग की तरह फैल गया। आपको पता ही है, आमतौर पर राजनीतिक पार्टियों को इतने लोग जोड़ने में कितना पसीना बहाना पड़ता है, रैलियां करनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ बिना किसी दफ्तर या बजट के सिर्फ एक जज्बात और एक तीखे नाम के सहारे युवाओं का ये हुजूम इंटरनेट पर पूरी तरह से संगठित हो गया। और इस पूरी चीज में सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इन्होंने युवाओं पर फेंके गए उसी कॉकरोच वाले ताने को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबरशिप की शर्तें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इनका कहना है कि सदस्य बनने के लिए आपका बेरोजगार होना जरूरी है, चाहे मजबूरी से, अपनी पसंद से या फिर किसी सिद्धांत की वजह से। आपको आलसी होना चाहिए, लेकिन हाँ, केवल शारीरिक रूप से। दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना यानी क्रॉनिकली ऑनलाइन रहना एकदम मस्ट है। और सबसे जरूरी बात, आपको प्रोफेशनल तरीके से शिकायत करने में माहिर होना चाहिए। जाहिर है, ये कोई आम राजनीतिक शर्तें नहीं है, बल्कि सिस्टम के खोखलेपन पर सीधा और तीखा प्रहार है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, इस झुंड की उत्पत्ति। अब सवाल यह है कि ये सब शुरू किसने किया? तो इसके पीछे दिमाग था 30 साल के अभिजीत दिपके का, जो पहले राजनीतिक दलों के लिए सोशल मीडिया वॉलंटियर रह चुके हैं। उन्होंने पारंपरिक राजनीति के उन पुराने और थकाऊ तरीकों को साइड में रखा और कुछ ही घंटों के भीतर कमाल कर दिया। एआई टूल्स का इस्तेमाल करके लोगो और मैनिफेस्टो तैयार किया, एक सिंपल सा गूगल फॉर्म बनाया और एकदम शार्प मीम आधारित ब्रांडिंग के साथ इसे लॉन्च कर दिया। ये आज के दौर की डिजिटल कैंपेनिंग का एक ऐसा शानदार उदाहरण है जो साबित करता है कि अगर तकनीक का सही इस्तेमाल हो तो बिना किसी बड़े फंड के भी हजारों लोगों की निराशा को रातों रात एक संगठित आवाज में बदला जा सकता है। भाग 3, असली जनता पार्टी। अब इस नए आंदोलन के नाम के पीछे जो व्यंग छिपा है, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। 1975 में जब देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल लागू हुआ था, तब नागरिक अधिकारों को पूरी तरह से कुचल दिया गया था। उसी के विरोध में कई अलग अलग विचारधारा वाले विपक्षी दलों ने मिलकर असली जनता पार्टी बनाई थी और फिर 1977 के ऐतिहासिक चुनावों में उन्होंने सत्ता को उखाड़ फेंका। हालांकि आपसी मतभेदों के चलते 1979 में यह गठबंधन टूट गया, लेकिन इसका नाम हमेशा के लिए भारत में राजनीतिक प्रतिरोध का एक बड़ा प्रतीक बन गया। अब जरा इन दोनों की तुलना करके देखिए, ये किसी फिल्म के दो एकदम अलग अलग दौर जैसे लगते हैं। एक तरफ वो 1977 की जनता पार्टी थी, जिसका मिशन था तानाशाही से लोकतंत्र को बचाना, जेल जाना और सड़कों पर लाठियां खाना। और दूसरी तरफ है 2026 की ये कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका मिशन आलसी और बेरोजगारों की आवाज बनना है। एक ने जमीन पर पसीना बहाया तो दूसरे ने इंटरनेट पर मीम्स के जरिए तंज कसा। ये अंतर हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे आज की पीढ़ी गंभीर मुद्दों को उठाने के लिए एक गहरी विडंबना और हास्य का सहारा ले रही है। भाग 4, भारत का गठबंधन युग। अगर हम इसे थोड़ा अकादमिक नजरिए से भी देखें तो द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नेंस की रिसर्च ये साफ बताती है कि कैसे 1990 के दशक के बाद से भारत में कई दलों को मिलाकर सरकारें बनाने का ट्रेंड बढ़ा,
खंडित जनादेशों की वजह से धीरे धीरे बहुदलीय गठबंधन भारतीय लोकतंत्र की एक स्थायी विशेषता बन गए। और ये बदलाव एक मायने में जरूरी भी था, क्योंकि इसने सत्ता के गलियारों में उन क्षेत्रीय आवाज़ों को भी पहुंचाया जिन्हें पहले शायद कोई सुनता तक नहीं था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। गठबंधन सरकारों के अपने बड़े फायदे हैं, जैसे बेहतर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और समावेशिता। समाज के हर छोटे बड़े वर्ग की आवाज़ सत्ता तक पहुंचती है। लेकिन दूसरी तरफ इसके गंभीर नुकसान भी हैं। सरकार में अलग अलग विचारों वाले लोग होने से हमेशा एक अस्थिरता बनी रहती है। बड़े फैसले लेना मुश्किल हो जाता है, जिससे पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति पैदा हो जाती है। अक्सर ऐसी सरकारें लंबे समय के विकास के बजाय बस अल्पकालिक लोक लुभावन फैसलों में ही उलझ कर रह जाती हैं। चलिए अब वापस आते हैं वर्तमान पर। भाग 5, जेन ज़ेड मैनिफेस्टो। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि ये पूरी कॉकरोच पार्टी सिर्फ एक मजाक है, तो जरा इनके घोषणा पत्र पर नजर डालिए। इस पूरे मजाकिया आवरण के ठीक नीचे इनकी मांगें बेहद स्पष्ट और गंभीर हैं। पहला, चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद उन्हें राज्यसभा की सीट देने पर पूरी तरह से रोक। दूसरा, अगर कोई किसी का वैध वोट हटाता है तो उस पर सीधे यूएपीए के तहत कार्रवाई। तीसरा, महिलाओं के लिए सीधा 50% आरक्षण। चौथा, मीडिया को स्वतंत्र रखने के लिए अंबानी और अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के मीडिया लाइसेंस रद्द करना। और पांचवा, चुनाव जीतने के बाद दल बदलने वाले नेता पर 20 साल का बैन। क्या ये आपको आलसी युवाओं की मांगें लगती हैं? बिल्कुल नहीं। ये सिस्टम को सुधारने की एक बहुत ही गंभीर पुकार है, जिसे बस मीम्स के कवर में लपेटा गया है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, भाग 6, विडंबना बनाम सच्ची बगावत। ये पूरी घटना दरअसल हमें एक बहुत ही गहरे दार्शनिक मोड़ पर ले आती है। एक वो दौर था जब भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों के लिए विद्रोह करना एक गहरा बौद्धिक काम हुआ करता था। वैचारिक स्पष्टता थी, किताबें पढ़ी जाती थीं और लोग अपनी जान की बाजी लगा देते थे। और आज का युग देखिए, आज का विद्रोह एल्गोरिदम चलाता है। एक मीम शेयर करना ही आज के दौर की बगावत बन गया है। ये जो विडंबना और मजाक है ना, ये दरअसल आज के युवाओं के लिए एक रक्षा कवच की तरह काम कर रहा है, जो उन्हें सीधे तौर पर आहत होने से बचाता है। राजनीतिक विश्लेषकों ने इस स्थिति को बहुत ही सटीक तरीके से बयां किया है। इस कोट को देखिए, विरोध अब एल्गोरिदम द्वारा आकार लेता है, आक्रोश मीम बन जाता है, असहमति एंगेजमेंट बन जाती है और राजनीतिक भागीदारी केवल एक दिखावे जैसी लगने लगती है। ये एक बहुत ही कड़वा सच है। आज की जनरेशन पॉलिटिकली बहुत अवेयर है, उन्हें सब पता है, लेकिन शायद वो सिस्टम की लगातार नाकामियों से इतने ज्यादा थक चुके हैं कि बिना इस व्यंग्य और मजाक वाले आवरण के वे इन गंभीर मुद्दों से जुड़ना ही नहीं चाहते। और इसी के साथ हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या इंटरनेट की ये व्यंग्यात्मक बगावत, जो कुछ ही दिनों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, कभी जमीन पर कोई असली राजनीतिक बदलाव ला सकती है? या फिर क्या ये सिर्फ एक ऐसी पीढ़ी का प्रतीक है जिसका पारंपरिक सच्चाई और व्यवस्था के सुधार से पूरी तरह से विश्वास ही उठ चुका है? जब हमारी सबसे ज्यादा कनेक्टेड पीढ़ी गंभीर जमीनी संघर्ष की जगह डिजिटल मीम्स को अपना मुख्य हथियार मान ले, तो ये लोकतंत्र के भविष्य के लिए एक चेतावनी है या किसी नए युग की शुरुआत? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत ही गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।